friends, welcome back to channel. So we are here and today we are going to discuss that how to calculate the cost of equity share capital. करंटली हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर चल रहा है जिसके अंदर हमने कॉस्ट ऑफ डेट और सेकंड हमने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कैलकुलेट करना सीख लिया है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कैलकुलेट करना हमने सीख लिया है। वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है, उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस अवेलेबल हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में भी आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी इजीली। और दोनों प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए अवेलेबल मैंने करा दिया है। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। बट उससे पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग द इक्विटी शेयर कैपिटल। तो पहले वो देखते हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट या इंपॉर्टेंट पॉइंट कह लीजिए जो यहाँ पर लिखा है वो क्या है। Unlike debentures and the preference shares, there is not any fixed rate of dividend to be paid on the equity shareholders. सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये क्या लिखा है इन लोगों ने कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है उसका जो रेट है दैट मीन्स कितने परसेंट जो है वो दिया जाएगा, 5%, 10%, 12%, 8%, वो रेट ऑफ डिविडेंड जो है इक्विटी शेयर्स के केस में फिक्स्ड नहीं होता। बट इन केस ऑफ डिबेंचर्स आपको पता है कि जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स्ड होता है और इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑल्सो जो हमारे पास डिविडेंड रेट होता है वो फिक्स्ड रहता है। बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स देयर इज नो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर क्या लिखा है कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की पेमेंट जो करनी है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है मेनली। पहली कि प्रॉफिट्स कंपनी के पास इतने हैं कि नहीं कि वो डिविडेंड दे सके टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा कि ये डिपेंड करता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या डिसीजन है। सबसे पहली बात तो प्रॉफिट्स होने चाहिए कंपनी के पास अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उसके बाद अगर प्रॉफिट्स हैं उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कि हमें अपना प्रॉफिट बिजनेस में ही रिटेन करना है फ्यूचर यूज के लिए या फिर उससे डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द शेयर होल्डर्स एज द डिविडेंड। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब बस यहाँ पर यही निकल कर आ रहा है कि जो डिविडेंड की पेमेंट है टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स वो कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं होती, वो मर्जी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कि पेमेंट करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए क्योंकि जनरली जो लॉजिकली पढ़ते हैं बच्चे उनके माइंड में कई बार ये पॉइंट स्ट्राइक हो सकता है कि अगर कंपनी के लिए ये ऑब्लिगेशन ही नहीं है कि उसे पेमेंट करनी है डिविडेंड की टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स तो फिर तो इक्विटी शेयर कैपिटल की कोई कॉस्ट हुई ही नहीं, क्योंकि कंपनी ने कैपिटल रेज कर ली और बदले में कुछ भी नहीं दिया तो कंपनी को कोई एज ऑब्लिगेशन तो है नहीं। बट ऐसा नहीं होता गाइस, ये प्रैक्टिस जनरली कंपनी अडॉप्ट करती है कि वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे अमंग द शेयर होल्डर्स। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि उसे करना ही करना है, बट कंपनी यही प्रैक्टिस अडॉप्ट करती है कि वो पेमेंट कॉन्टिन्यूसली करे अगर उसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं और जो वो पेमेंट करती है वही बेस बनता है कॉस्ट को कैलकुलेट करने का ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, और वो क्यों करती है अगर उसके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है फिर भी कंपनी क्यों ये प्रैक्टिस अडॉप्ट करती है कि वो डिविडेंड देती है टू द शेयर होल्डर्स, वो इसीलिए क्योंकि अगर किसी साल उसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स तो उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी को ज़रूर देखने को मिल जाता है ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। कंपनी के शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है वो बैडली इम्पैक्ट हो सकती है क्योंकि इन्वेस्टर्स जो जनरल पब्लिक है
उनकी जो परसेप्शन है टुवर्ड्स द कंपनी की जो गुडविल है वो अच्छी नहीं रहेगी। उन्हें लगेगा कि कंपनी के पास अर्निंग्स नहीं हो रही है, कि वो डिविडेंड ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं टू द शेयर होल्डर्स, तो कंपनी की जो गुडविल है, उसकी जो मार्केट में वैल्यू है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए जनरली यही प्रैक्टिस अडॉप्ट की जाती है बाय द कंपनीज कि वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें अमंग द शेयर होल्डर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और लिखा है, इन केस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल द कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग डिफरेंट मैथड्स। और वो टोटल हमारे पास 6 डिफरेंट मैथड्स हैं जिनका यूज़ कर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो 6 डिफरेंट मैथड्स कौन कौन से हैं गाइस? डिविडेंड यील्ड मैथड है हमारे पास, देन वी हैव डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मैथड, वी हैव अर्निंग यील्ड मैथड, वी हैव earning yield plus growth in earning method, then we have a realized yield method, we have a capital asset pricing model। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 6 मेथड्स हैं जो कि हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और सबको इन डिटेल डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। बिल्कुल क्लियर मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स के साथ ये सारे मेथड्स कर दूंगी। ठीक है, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहला मेथड जो कि है हमारे पास डिविडेंड यील्ड मेथड। ठीक है, आज हमारी जो डिस्कशन रहेगी वो इस मेथड के ऊपर रहेगी, दैट इज डिविडेंड यील्ड मेथड। पहले हम इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें किस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, क्या इस मेथड की एजम्पशंस और लिमिटेशंस है, और उसके बाद एक एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड। ठीक है, तो आई होप्स आपको बेसिक फैक्ट्स समझ में आ गए हैं जो मैंने अभी बताए रिगार्डिंग द इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट मेथड, दैट इज डिविडेंड यील्ड मेथड। ओके गाइस, सो डिविडेंड यील्ड मेथड क्या है आज हम देखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे, दैट इज डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड। सो डिविडेंड यील्ड मेथड के बारे में यहाँ पर क्या लिखा है, दैट cost of capital is calculated by establishing a relationship between expected dividend and the current market price of shares। ये कह रहे हैं अंडर दिस मेथड जो कैलकुलेट की जाती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो कैसे की जाती है? बाय इस्टेब्लिशिंग अ रिलेशन, मतलब दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर हम कॉस्ट निकालते हैं। और वो दो चीज़ें कौन सी ली हैं? पहले लिया है डिविडेंड और दूसरी यहाँ पर लिया गया है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। ठीक है, और फॉर्मूला जो यहाँ पर यूज़ किया गया है वो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, जिसको हम डिनोट करते हैं इस पर्टिकुलर सिंबल से। और न्यूमिनेटर में हमने लिखा है डिविडेंड, दैट इज D1 इज डिविडेंड। ये हमें क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, जो एक शेयर के बदले कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी टू द शेयर होल्डर्स, वो यहाँ पर हम लिखेंगे। और डिनोमिनेटर में हमने क्या लिखना है? डिनोमिनेटर में हमने लेना है करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100। जब भी हमें कॉस्ट निकालनी होती है गाइस, हम दो चीज़ें लेते हैं, एक तो वो चीज़ जो कंपनी के पास आ रही है, ठीक है, और दूसरी जो कंपनी के पास से जा रही है। तो यहाँ पर जो चीज़ कंपनी के पास आ रही है वो है कंपनी के शेयर्स की वैल्यू, ठीक है, जो उन्हें अपने शेयर्स के बदले इन्वेस्टर से मिलेगी अगर वो अपने शेयर्स को मार्केट में सेल करते हैं। और दूसरा, उसके बदले, उन शेयर्स के बदले कंपनी को कितना डिविडेंड जो है अपने शेयर होल्डर्स को देना पड़ रहा है, और ये रहा वो डिविडेंड। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को हमने लिया है कि इसके बदले कंपनी को कितनी कॉस्ट आ रही है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो इस मेथड में, पर्टिकुलरली इस मेथड में, हमने जो दो चीज़ें ली हैं टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एक तो है डिविडेंड और दूसरा है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। और ये दोनों चीज़ें पर शेयर ली हैं, दैट मीन्स करंट मार्केट प्राइस पर शेयर एंड डिविडेंड ऑल्सो पर शेयर। ठीक है, मतलब एक शेयर की वैल्यू कितनी है मार्केट में और एक शेयर पर कितना डिविडेंड कंपनी दे रही है, वो दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर लेनी है टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। नेक्स्ट हमारे पास अब हम देखेंगे इस मेथड में क्या एजम्पशंस हैं। तो पहली एजम्पशन यहाँ पर लिखी है दैट अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिमेन्स कांस्टेंट। इस मेथड ने ये एज्यूम किया है कि जो डिविडेंड की अमाउंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, दैट मीन्स कंपनी के द्वारा जो
अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड की पेमेंट की जाएगी वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं होगी। जितना डिविडेंड वो आज दे रही है उतना ही डिविडेंड वो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को इन फ्यूचर देने वाली है। ये पहली एजम्पशन है इस मेथड की। सेकेंड एजम्पशन क्या है, दैट शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट टू गेट डिविडेंड एट लीस्ट इक्वल टू मार्केट रेट ऑफ रिटर्न प्रिवेलिंग इन द मार्केट। दूसरी एजम्पशन ये है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें डिविडेंड मिले, जितना कि मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न से मतलब ये है कि एक इंडस्ट्री होती है और एक होती है हमारे पास फर्म्स। ये वाला कंसेप्ट समझने के लिए मार्केट रेट ऑफ रिटर्न आपको ये पता होना चाहिए कि एक होती है इंडस्ट्री और एक होती है फर्म्स। फर्म होगी ए है, बी है, सी है, जो एक सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो है बना रही है। और इंडस्ट्री क्या है, इन सारी फर्म्स का जो कॉम्बो है, ठीक है। इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ फर्म्स, और फर्म तो हमारी एक इंडिविजुअल फर्म है, तो इंडस्ट्री इन फर्म से मिलकर बनती है। तो इन सारे फर्म्स का जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न होता है कि वो कितना जो है अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है ऑन द इन्वेस्टेड कैपिटल, उनका जो एवरेज है, ठीक है, उन सारे रेट ऑफ रिटर्न का जो एवरेज है उसे बोला जाता है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। कि मार्केट में कितना रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है, कि सेम काइंड के प्रोडक्ट्स बनाने वाली दूसरी फर्म्स कितना दे रही हैं अपने शेयर होल्डर्स को, उतना ही हमारी कंपनी के शेयर होल्डर जो हैं, एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर होल्डर जो है एक्सपेक्ट करेंगे टू रिसीव फ्रॉम इट्स कंपनी। ठीक है, आई होप्स आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग। और तीसरा यहाँ पर जो एजम्पशन लिखा है वो क्या, कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिपेंड अपॉन द डिविडेंड अमाउंट। कि जो मार्केट प्राइस है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, मार्केट में आज कंपनी के एक शेयर की क्या वैल्यू चल रही है, वो डिपेंड करता है कि वो कंपनी कितना डिविडेंड जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ऑन दी शेयर्स। ठीक है, तो ये 3 एजम्पशंस हैं इस मेथड की जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए जाननी। ठीक है, तो आई होप्स आपको एजम्पशन समझ में आ गई, आपको फॉर्मूला समझ में आ गया है, जो बेसिक फैक्ट्स मैंने बताए वो समझ में आ गए हैं। अब हम देखते हैं लिमिटेशन क्या है इस मेथड की, और उसके बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसका हम आज सॉल्यूशन करने वाले हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। तो लिमिटेशन क्या लिखी है इस मेथड की, इस मेथड की जो मेजर लिमिटेशन है वो है दैट इट इग्नोर्स द ग्रोथ इन द रेट ऑफ डिविडेंड। सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है इस मेथड की वो यही है कि इसने क्या इग्नोर कर दिया है, इसने इग्नोर किया है द ग्रोथ इन द रेट ऑफ डिविडेंड। मैंने आपको बताया ना, इस मेथड ने क्या एज्यूम कर लिया था कि वो कांस्टेंट रहेगी, जो डिविडेंड की अमाउंट है वो कांस्टेंट रहेगी। दैट मीन्स इन फ्यूचर ऑल्सो, चाहे कंपनी की अर्निंग्स कम हो, ज़्यादा हो आज के कंपैरिजन में, बट वो डिविडेंड उतना ही देगी। तो ये जो है ये एक प्रैक्टिकल थिंग नहीं है, क्योंकि डिविडेंड तो कंपनी की अर्निंग्स पर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है ना। तो अगर कंपनी की अर्निंग्स इन फ्यूचर चेंज हो सकती हैं तो कंपनी का जो डिविडेंड का रेट है वो भी चेंज होना चाहिए, बट ये मेथड उस चीज़ को कंसिडर नहीं करता है, और ये इस मेथड की लिमिटेशन है। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये मेथड का जो कंसेप्ट है, द बेसिक कंसेप्ट कि क्या फॉर्मूला यूज हुआ, क्या इसकी अजम्पशंस रही, क्या लिमिटेशंस रही, और जो बेसिक फैक्ट्स थे अबाउट द इक्विटी शेयर कैपिटल, वो आपको समझ में आए होंगे। अब हम देखेंगे इस मेथड से एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ताकि आपको एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे while solving that practical question. So let's start. Just give me a second. So we have this practical question that we are going to solve today. ठीक है, by using the dividend yield method. इस particular method को use कर आज हम solve करने वाले हैं ये question. ठीक है, और इस मेथड का जो फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपकी रेफरेंस के लिए। ये पेपर में या फिर एग्जाम में आपके अवेलेबल नहीं रहता है, कि सिर्फ और सिर्फ आपकी रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, या आपको याद करना है। ठीक है, KE क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दिस इज डिविडेंड पर शेयर, दिस इज मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्वेश्चन क्या गिवन है पहले देखते हैं। यहाँ लिखा है दैट इक्विटी कैपिटल ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी की इक्विटी कैपिटल किस तरह से उसका स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बताया हुआ है कि कंपनी ने 5 लाख इक्विटी शेयर्स इशू कर रखे हैं
जिसकी हर एक शेयर की जो वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है। दैट मीन्स जो फेस वैल्यू है शेयर की वो क्या है, पर शेयर ₹10। और ये कंपनी ने इशू किए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2.50 पर शेयर। प्रीमियम से आई होप सो आपको मतलब पता है क्या होता है। प्रीमियम मतलब कि फेस वैल्यू में कुछ इंक्रीज कर, ठीक है, जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो उसे प्रीमियम बोलते हैं। और अगर इस फेस वैल्यू में से कुछ पैसे घटाकर हम शेयर्स को इशू करते तो उसे हम डिस्काउंट बोलते। बट यहाँ पर प्रीमियम है, दैट मीन्स ₹10 प्लस 2.50 12.50 की जो वैल्यू पर एक शेयर की कंपनी ने 5 लाख शेयर्स को इशू किया है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड। जो रेट ऑफ डिविडेंड है कंपनी ने जो पे किया है वो डिविडेंड का रेट, ये आई हमारे काम की बात, क्योंकि हमें अपने फॉर्मूला पर कॉन्सेंट्रेट करना है। और फॉर्मूला में हमें साफ साफ दिख रहा है कि सबसे पहले हमें चाहिए डिविडेंड पर शेयर, कि कंपनी कितना डिविडेंड जो है दे रही है पर शेयर। और वो हमें यहाँ मिल गया, जो कि क्या लिखा हुआ है, ₹3 पर शेयर। दैट मीन्स D1 की वैल्यू यहाँ पर आ गई ₹3। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹25 की जो कंपनी के जो शेयर्स है उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर सीधे दे रखी है, दैट इज ₹25। तो ये भी हमें मिल गया, और तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं। और नीचे उन्होंने लिखा है कैलकुलेट द कॉस्ट, हमें जो चाहिए था हमें मिल गया। और अब इस वैल्यू को हम अप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। D1 डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, तो पर शेयर हमारे पास डिविडेंड 3 है और मार्केट प्राइस 25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया हमारे पास 12%। ठीक है, ये कितना आ गया, 12%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी हो गई, 12%। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है गाइज, आई रियली होप कि आपको ये समझ में आया है। ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डिविडेंड यील्ड मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है, कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर जाना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।